अस्सलामुअलैकुम। मैं महमूद सर। आज मैं क्लास इंटर यानी 12 इंटर का उर्दू जो किताब चलेगी कहकशां उर्दू जो 100 नंबर की है, उसका मैं आर्ट साइंस और कॉमर्स ये तीनों के लिए यही 100 नंबर की उर्दू चलेगी कहकशां। मैं उसका पहला चैप्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग की लिखी हुई है, मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये हिस्सा नसर है, बाद में हिस्सा नज़्म मैं पढ़ा दूँगा। पहले आप हिस्सा नसर को देख लें। ये पहला चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। असल ये इसमें कम ही दिया हुआ है, असल पूरा ये नाम है इसका सबक का। ये मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग का ही लिखा हुआ है। तो आप इसके कुछ MCQ क्वेश्चन को पहले देख लें, उसके बाद इसका सबक भी पढ़ लिया जाएगा। MCQ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होता है उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। यानी खाका कहते हैं किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहा जाता है। यानी लिख कर किसी के बायोडाटा वगैरह को पेश कर देना, ये उर्दू में उसको खाका कहते हैं। तो पहला बाज़ाब्ता पहला खाका जो है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी ये पहला खाका है और खाका निगार थे ये मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग। ये उर्दू के पहले खाका निगार हैं, ये याद रख लेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन कहते हैं कि नज़ीर अहमद फ़रातुल्लाह बेग के कौन थे। तो आप ये जान लें नज़ीर अहमद जो है ना फ़रातुल्लाह बेग के उस्ताद थे और फ़रातुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद की ही खाका निगारी को पेश किया है और पहला खाका निगार उर्दू का पहला खाका निगार उन्हीं के सर जाता है। चौथा क्वेश्चन है मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे। तो इसका आंसर है मियादानी। यानी फ़रातुल्लाह बेग और मियादानी दोनों एक मदरसे में हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हैं और दोनों जो है नज़ीर अहमद के पास जो है सबक पढ़ने जाते हैं दोपहर का वक्त में। तो उनके साथ मियादानी जाते थे पढ़ने के लिए। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है, ये आप जान लें कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है नावल निगार से है। मरातुल उरूस तौबतुन नसूह ये नज़ीर अहमद का नावल है जो बहुत ही मशहूर नावल है। अब ये कुछ जवाबात हैं, ये याद रखेंगे। जवाबात जो है ये आपकी किताब में क्वेश्चन है, पहले चैप्टर में आप क्वेश्चन देख लेंगे, उसका ये आंसर है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी और दूसरा का आंसर है मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग और तीसरा का आंसर उस्ताद मियादानी चौथा हो गया और पांचवा नावल है। आइए मुख्तसर तरीन सवालात जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये देखते हैं कि तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन हैं। मैंने अभी पढ़ाया आपको कि तौबतुन नसूह जो है नज़ीर अहमद का बहुत ही मशहूर नावल है, उनके मुसन्निफ़ जो है तौबतुन नसूह नावल के मुसन्निफ़ हैं नज़ीर अहमद। फिर कह रहे हैं कि फ़रातुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। शेरखानी ये याद कर लेंगे, ये शेर है, ये शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो शेरखानी कहते हैं शेर पढ़ना। कह रहे हैं कि मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह भाग गया पूरा, एक उंगली रखिए पूरा, आइए हाँ तो मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो कह रहे हैं फ़रातुल्लाह बेग शेरखानी में एराब की गलतियाँ करते थे। एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर ज़ज़म तशदीद उल्टी पेश, ये तमाम एराब में आता है। यानी वो ज़बर ज़ेर की गलतियाँ करते थे। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ का नाम बताए। तो अभी आपने पढ़ा है MCQ में नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ का नाम फ़रातुल्लाह बेग है। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम व ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है तनक़ीद मज़मून कहते हैं, तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। ये याद रख लेंगे। यहाँ आंसर आपको देख लें
यहाँ जो है आंसर है तनकीदी मजमून। अब कह रहे हैं कि जिस तहरीर में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे उसे क्या कहते हैं। तो जिस तहरीर में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे उसे ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना है या नहीं? तो नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना नहीं है। ये क्या है भाई? अब आप इसका कमेंट में आंसर देंगे। चलिए, मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, फ़रतुल्लाह बेग और मियादानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो आप देख लें जवाब में फ़रतुल्लाह बेग और मियादानी के नज़ीर अहमद उस्ताद थे, दोनों के वो उस्ताद थे, दोनों मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने की गर्ज से जाते थे। उस ज़माने की रवायत थी कि तलबा खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद के घर जाया करते थे। यानी एक ज़माना था कि तलबा जो है, तालिब इल्म जो स्टूडेंट होते थे, वो उस्ताद के घर जाते थे तालीम हासिल करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। देखिए, अब ये जान लें, मियाँ रज़ा जो है ये भी फ़रतुल्लाह बेग और मियादानी के साथी थे। कुछ दिनों के लिए ये भी इन्होंने कहा कि मुझे भी आप ले चलिए मौलवी साहब के पास, नज़ीर अहमद साहब के पास, मैं भी उनसे कुछ पढ़ूंगा। ये जो है ना जाते हैं, उनके साथ ये जा रहे थे, लेकिन मुतनब्बा दीवाने मुतनब्बा पढ़ रहे थे। मियाँ रज़ा एक दिन दीवाने मुतनब्बा पढ़ रहे थे, अशआर में इराब की गलती कर रहे थे, यानी ज़बर ज़ेर पेश की गलत पढ़ रहे थे। और इस पर मौलवी नज़ीर अहमद चिरागपा हो गए, यानी बहुत गुस्सा हो गए और मियाँ रज़ा को दर्स से खारिज कर दिया। कहा कि आप जो है ना पहले जाइए, आप पढ़ कर आइए, उसके बाद आप मेरे पास पढ़ेंगे, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। आए कह रहे हैं कि फ़रतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो देखेंगे कि फिर फ़रतुल्लाह बेग जो है सिर्फ सर्फ़ और नहो जो है ये ग्रामर है, जिसमें ज़बर ज़ेर जज़म तशदीद और किस तरीके से नज़्म को नज़्म के तरफ पढ़ें और नस्र को नस्र के तरफ पढ़ें। लेकिन फ़रतुल्लाह बेग जो है ना नज़्म को नस्र के तरफ पढ़ दिया करते थे और नसर को नज़्म की तरफ पढ़ दिया करते थे। वो सर्फ़ नहो है। तो फ़रतुल्लाह बेग की सर्फ़ नहो कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वो शेरखानी में इराब की गलतियाँ करते थे। वैसे भी नज़्म पढ़ने में फ़रतुल्लाह बेग को दुश्वारी होती थी। जो नज़्म पढ़ने का जो अंदाज़ था वो फ़रतुल्लाह बेग उस तरीके से नहीं पढ़ते थे। मियादानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे। चौथा क्वेश्चन है, मियादानी शेर खानी में इराब का सही इस्तेमाल सही करते थे, लेकिन शेर को नसर के अंदाज में पढ़ते थे। यानी मियादानी जो है ना शेर पढ़ने में शेरखानी करने में जो एराब का जो इस्तेमाल होता था, किस तरीके से खींच कर पढ़े, ये गलत अंदाज में पढ़ते थे, यानी नस्र के अंदाज में पढ़ दिया करते थे। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीक़ा था, ये क्वेश्चन देख लेंगे कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीक़ा ये था कि पहले बच्चों से ही किताब की इबारत पढ़वाते और सुनते थे। और तरीक़ा भी यही होता है कि आप बच्चों से रीडिंग दिलवाइए और फिर उसको जो है ना आप समझा दीजिए। अगर तालिब इल्म ने सही पढ़ा तो ठीक, वरना अपने तलून मिजाजी की वजह से, यानी थोड़ा सा गुस्सावर थे, गलत इबारत पढ़ने वाले तालिब इल्म को दर्स से निकाल देते थे। वो गुस्सा थे, गुस्से में आकर एक बार जो है ना उन्होंने निकाल भी दिया और किताब गुस्से में आकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जो है ना मेरे पास पढ़ने के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन ये फ़रतुल्लाह बेग और मियादानी जो है वहाँ से उठते नहीं हैं। आगे आपको यहाँ मिलेगा, तवील सवालात में ये मिल जाएगा, आप देख लें। मैं सबक तो पूरा खुलासा पढ़ा दूंगा, लेकिन जब मैं हाजिर हुआ तो आप इसको पढ़ लें, ताकि मैं लिखा हुआ, ये इबारत लिखा हुआ है, ऐसे आप सुनेंगे, लेक्चर सुनने से आपके जहन में नहीं जाएगा, लेकिन ये इबारत है, पढ़ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है तवील सवालात में कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे। तो मौलवी साहब अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्सा हो गए थे क्योंकि दर्स के दौरान मौलवी साहब का दस्तूर था कि वो अपने शागिर्दों से किताब की इबारत पढ़वाते थे, यानी सबक जो है ना लाइन बाई लाइन पढ़वाते थे और सुना करते थे। अगर तलबा इबारत गलत पढ़ते थे तो मौलवी साहब को गुस्सा आ जाता था। तलबा का इबारत गलत पढ़ना और या इराब की गलती करना उनके सामने नाकाबिल माफ़ी जुर्म था, यानी जो जुर्म माफ़ी के लायक नहीं था। वो ये गलती करने पर इस कदर गुस्सा होते थे
کہ کبھی کبھی طلبہ کا کلاس سے باہر نکال دیا کرتے تھے. طلبہ کو کیا کرتے تھے کہ کلاس سے باہر نکال دیتے تھے طلبہ کو. مولوی نذیر احمد کے ایک شاگرد میاں دانی میاں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیوان متنبع پڑھنے کے دوران، یہ یاد کر لیں گے، دیوان متنبع یہ کوشچن میں آ سکتا ہے 1 نمبر میں، کہ دیوان متنبع پڑھنے کے دوران متنبع کے اشعار کو اس طرح پڑھا کہ گویا وہ شعر نہیں نثر پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ یاد کر لیں گے، شعر کسے کہتے ہیں؟ نثر. جیسے یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ نثر ہے، اور جو پوئم ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے، اسے جو ہے نا شعر کہتے ہیں. تو مولوی صاحب کو کچھ دیر تو سنتے رہے، لیکن جب تیسرے شعر میں بھی دانی میاں نے وہی غلطی دہرائی تو مولوی صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے دانی میاں کو درس سے باہر نکال دیا. یعنی کلاس روم سے، سبق سے، جہاں بیٹھا کے پڑھا رہے تھے اس جگہ سے باہر نکال دیا. غصہ ختم ہونے پر دوسرے دن دانی میاں کو درس میں شامل کیا. مولوی صاحب کے ایک دوسرے شاگرد میاں رضا تھے، ان کا بھی واقعہ کچھ ایسا ہی ہے. دیوان متنبع پڑھ رہے تھے، میاں دانی نے جب عربی شعر غلط پڑھا تو میاں رضا کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. میاں رضا نے شعر کو میاں دانی سے طویل نثر بنا دیا. یعنی جو شعر پڑھ رہے تھے وہ نثر کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا نثر کی طرح. تو مولوی صاحب کا غصہ جو ہے نا تلوے سے سر پر چڑھ گیا، یعنی پاؤں سے سر پر چڑھ گیا. وہ بہت زیادہ برہم ہو گئے، یعنی بہت غصہ ہو گئے، اور فوراً میاں رضا کو صلاح دی کہ تم میرا مشورہ مانو اور کل سے میرے درس میں آنا بند کر دو. رضا میاں کی حالت مردہ سی ہو گئی، یعنی ان کے لیے سانپ لوٹ گیا. لگا کہ ان کو جو ہے نا ہمیں جو ہے سبق سے نکالا جا رہا ہے، درس سے نکالا جا رہا ہے. جب وہ مولوی صاحب کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے رضا میاں سے کہا کہ میں تم کو ہمیشہ کے لیے نہیں نکال رہا ہوں، بلکہ یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ 10-15 دن شام کو کالی جان استاد کے درس میں شامل ہو جایا کرو، تاکہ شعر اور نظم کے فرق کو سمجھ سکو اور شعر سے کچھ مناسبت ہو جائے. یعنی تم کچھ جانکاری حاصل کر لو کہ ہم شعر کس طریقے سے پڑھیں گے. تم جس طرح یہاں شعر پڑھتے ہو وہ گویا اشعار کے گلے پر چھری پھیرنے کے مترادف ہے. مولوی صاحب کی بات سن کر رضا میاں شرم سے پانی ہو گئے اور مولوی صاحب کے یہاں جانا ہی چھوڑ دیا. اب دوسرا کوشچن ہے کہ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا. تو فرحت اللہ بیگ اپنے استاد مولوی نذیر احمد سے بہت زیادہ متاثر تھے، یعنی اس سے بہت زیادہ خوش تھے ان سے، اور انہوں نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا. انہیں قریب سے دیکھا اور ان کا مشاہدہ بھی کیا، یعنی جانا پہچانا. اس کا مین ثبوت بیگ کا لکھا ہوا خاکہ ہے. یعنی ان کا مین ثبوت کیا ہے کہ ان کا خاکہ، یعنی نذیر احمد کا انہوں نے خاکہ لکھ کر فرحت اللہ بیگ نے پیش کر دی کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی ہے. یہ خاکہ لکھ کر بیگ نے دوسری نثر میں خاکہ نگاری کی مضبوط روایت قائم کی. یعنی پہلے خاکہ نگار بھی ہیں اور یہ مضبوط روایت بھی قائم کر دی. اس کے بعد سے اردو میں صنف خاکہ نگاری کے بہت سے قدرداں پیدا ہوئے. یعنی اس کے بعد بھی اور بھی لوگ پیدا ہوئے، لیکن پہلے خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہی ہیں. فرحت اللہ بیگ کا متذکرہ خاکہ اردو کے بہترین خاکوں میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے اپنے استاد کا، یہ بہترین خاکوں میں شامل کیا جاتا ہے. فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے خاص شاگرد تھے. میرے نصاب میں شامل بیگ کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی میں وہ سب کچھ بیان کیا گیا جو انہوں نے نذیر احمد سے درس لینے کے دوران سیکھا اور سمجھا ہے. ان سب حالات کا انہوں نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے. بیگ کس طرح نذیر احمد کے گھر درس لینے جایا کرتے تھے، کس طرح عبارت پڑھا کرتے تھے، کس طرح اعراب کی غلطیاں ہوتی تھی. نثر کو تو وہ سمجھتے تھے، لیکن نظم کو سمجھنے میں انہیں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. نذیر احمد انہیں بار بار سمجھاتے تھے اور ناراضگی کے دوران بیگ کو تعلیم دینے سے انکار بھی کر دیتے تھے. لیکن بیگ دھن کے پکے تھے. وہ استاد کے ڈانٹنے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہ ہوتے تھے اور اس بات پر قائم تھے کہ جب پڑھیں گے تو نذیر احمد سے ہی پڑھیں گے. دنیا والے اسے بے حیائی تصور کریں یا بے شرمی یا تحصیل علم کا جنون کہیں، یعنی پاگل کہیں، اور ہونا بھی یہی صحیح چاہیے کہ جسے علم کا شوق ہوگا وہ اپنے استاد کے ڈانٹ کھانے پر بھی علم حاصل کرتا رہے گا، استاد کی بری بھلی باتوں کو سنے گا
और उस्ताद की नसीहतों को गिरह में बांध लेगा। यानी तहसील इल्म के दौरान मौलवी नज़ीर अहमद ने एक बार फरहतुल्लाह बैग से साफ लफ्ज़ों में कहा कि मतन तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा। मतन कह रहे यार, एक होता है हिज्जे करना और एक होता है मतन पढ़ना। तो मौलवी नज़ीर अहमद जहाँ गलती होती थी हिज्जे करवाते थे, लेकिन मतन भी पढ़वाया करते थे। तो इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि मतन तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा, निकल जाओ यहाँ से। शागिर्द ने जवाब दिया कि धक्का देकर भी निकाला जाऊँगा तो नहीं निकलूँगा। उस्ताद का गुस्सा जब नरम हुआ तो दूसरे दिन से आने के लिए कह दिया। ये दरअसल बैग के हुसूल इल्म से बेइंतहा शौक़ का मज़हर था, जिसमें बैग हर तरह से कामयाब रहे। आगे देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा कि फरहतुल्लाह बैग की खाका नगारी के बारे में लिखिए। तो फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश 1883 में दिल्ली के एक महल्ला चौड़ी दालान में हुई। फरहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग था। मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग के यूँ तो अक्सर मज़ामीन अहम समझे जाते हैं, लेकिन उनके 3 मज़ामीन उनकी शोहरत का सबब है। पहला ये कि नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, जो उन्होंने खाका पेश किया। दहली का ये एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की सैर। ये तीनों मज़ामीन अक्सर यूनिवर्सिटी के निज़ाम में शामिल हैं, लेकिन उनका मुआरकरा कुल आरा मज़मून नज़ीर अहमद पर ही है, जिसकी इशाअत के बाद उनकी अहमियत बहैसियत खाका नगारी काफ़ी बढ़ गई। यानी जब उन्होंने खाका को पेश किया, इससे उनको ज़्यादा तारीफ़ में मिला, उनकी तारीफ़ हुई और हर तरफ से पजीराई होने लगी। एक खाका नगार और मज़ाह नगार की हैसियत से मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की ख़ास अहमियत। अब देखिए, एक खाका नगार भी है और मज़ाह नगार। मज़ाह नगार कहते हैं कि कुछ हंसा एक मज़मून होता है, मज़ाहिया मज़मून, यानी हंसी वाली मज़मून, ये मज़ाह नगार भी हैं। ज़राफ़त के बाब में उनका ख़्याल था कि खुश तबीई और ज़हानत का एहसास ऐसी तहरीर में होना चाहिए जिसे ज़राफ़त नगारी या खाका नगारी से मंसूब किया जाए। इस ज़िम्न में असलम परवेज़ लिखते हैं। अब देखिए, असलम परवेज़ एक लिखने वाले हैं, उन्होंने लिखते हैं कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की बहुत सी तहरीरें ऐसी हैं जिनमें उन्होंने खुश तबीई और ज़हानत का सबूत दिया है। मसलन उनके मज़ामीन नज़ीर अहमद की कहानी, कल का घोड़ा और एक नवाब साहब की डायरी। फिर दूसरी बात ये भी कही है कि हमारी हमाकतें दिलकश और अयूब दिलचस्प तरीक़े से बताई जाएँ। और तीसरी ये कि सियासी, समाजी और मुल्की इस्लाहत दिलचस्प तरीक़े से की जाए। जहाँ तक सियासी, समाजी और मुल्की इस्लाह का ताल्लुक़ है, इस मामले में मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग ने ज़राफ़त से ज़्यादा काम नहीं लिया। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के खाके दिलचस्पी से पढ़े जाते हैं। उन्होंने नज़ीर अहमद, अज़मतुल्लाह खां, वहीदुद्दीन सलीम पर खाके लिखे हैं। इन खाकों में मुतअल्लिक़ा अफराद के, यानी जिनसे ताल्लुक़ है, उनके अफराद के अदबी कारनामों को गिरफ्त में लेने की कोशिश की गई कि किस तरीके से उन्होंने अदब की लिखा, बल्कि शख्सियत के दूसरे पहलुओं को निशान ज़द करने की सही मिलती है। इस अमल से ये खाके बेहद अहम मालूम होते हैं। ये खाके हैं, देख लेंगे। उनके बाद खाके गुमनाम शख्सियतों पर है, जैसे नाई चंदर यार, देवर बेगमान खुर्द वगैरह। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग का असलूब जो है कंजलग नहीं, वो अपनी तहरीर को बोझल नहीं बनाते। ये खामखा ऐसी अदबी रूश इख्तियार करते हैं, रविश यानी तरीक़ा इख्तियार करते हैं, जिसे गायत इल्मी कहा जाए। मजमूई एतबार से उनकी तहरीरों में दिलकश पाई जाती है और दिल्ली की टकसाली ज़बान पर फितरी तौर पर उनकी कुदरत का इज़हार होता है। उनकी तहरीरों से उनके वक्त के दिल्ली के खदोखाल यानी रहन सहन, चाल चलन नुमाया हो जाते हैं। वह ख़ुद अपने असलूब के इजहार ख्याल के सिलसिले में रकम तराज हैं। खुदा मालूम हमारे यहाँ के मौलवियों की ये क्या जहनीत है कि जब बातें करेंगे तो ज़रूरत और बेज़रूरत अरबी के मोटे मोटे अल्फाज ठूंस देंगे, लिखने बैठेंगे तो बेचारी उर्दू को अरबी का वो जामा पहनाएंगे कि उसके समझने के लिए हर एक सत्र में यानी हर लाइन में 1-2 दफ़ा कामूस देखने की नौबत आए। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाता जा रहा हूँ कि आपको बोझल ना लगे।
چلیے آگے دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بس یہی کہ کام نکالنے کے لیے گھر والے اس نام کو بگاڑ لیتے ہیں. چنانچہ مولوی مملوک العلا صاحب کا نام بگڑ کر مملو میاں ہو اور ان کے صاحبزادے صفت العلا صاحب کے نام سے گپو میاں کی شکل اختیار کی اور اس نام سے وہ زور پکڑا کہ چھوٹے بڑے دوست احباب نوکر چاکر اپنے پرائے سب کو گپو میاں کہتے اور یہ عجیب غریب نام سنتے اور ذرا برا نہ مانتے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا فرت اللہ بیگ نے جو اسلوب اختیار کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی. مختصر یہ کہ مرزا فرت اللہ بیگ ایک کامیاب خاکہ نگار کہے جانے کے مستحق ہیں. اب دیکھیے ایک کوشچن آتا ہے, یہ کوشچن بہت ہی بہترین ہے, یہ بھی آپ کا کوشچن پوچھتا ہے. کہاں گیا, رکیے یہ میں آپ کو سمجھا دوں. یہ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں ایک دیا جائے گا درج ذیل اقتباس کی روشنی میں سوالات کے جواب دیجیے. یعنی ایک اقتباس دیا جائے گا, یہ چھوٹا سا ایک شارٹ جو ہے نا دیا جاتا ہے کہ جب تک کوئی دھکے نہ دے کر نہ نکالے, جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک ہم نہیں جاتے نہیں, اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے. یہ قول کس کا ہے, یہ آ جائے گا کوشچن اور یہ پوچھا جائے گا یہ قول کس کا ہے. یہ آپ کی کتاب میں بھی ہے. یہ قول مرزا فرت اللہ بیگ کا ہے جو انہوں نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کے یہاں حصول علم کے درمیان کہا تھا. دوسرا ہے اس قول کے دھکے دینے کی بات کیوں کہی گئی ہے. تو آپ تو پڑھیں ابھی کہ دھکے دے کر اس لیے کہا گیا کہ اس قول میں دھکے دینے کی بات اس لیے کہی گئی ہے کہ نذیر احمد کے عزیز ترین شاگرد یعنی بہت ہی پیارے شاگرد مرزا فرت اللہ بیگ جانتے تھے کہ ان کے استاد کا غصہ بناوٹی ہے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہے بعد میں نرم پڑ جائیں گے, اور مصنوعی ہے یعنی بناوٹی ہے. وہ ایسا جملہ شاگردوں کے علم کے شوق کو جاننے کے لیے کہتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ نذیر احمد سے شوق بھی تھے, یعنی ان سے زیادہ لگاؤ تھا, شوخی بھی کرتے تھے. پانچواں ہے درج ذیل اقتباس کی روشنی میں سوالوں کے جواب دیجیے. اب دیکھیے ایک اور یہ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے, یہ بھی اقتباس آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اس سے جو ہے کچھ کوشچن دیا جائے گا, یہ یاد رکھیں گے. شاگرد کیا ہوئے, استاد کے استاد ہو گئے. اچھا بھائی میں ہارا. اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑ دو. یہ دیکھیے یہ اقتباس دے دیا, سبق کی روشنی میں ہے. یہ آئیں گے کوشچن, اس سے بنے گا یہ قول کس کا ہے, تو یہ قول مولوی نذیر احمد کا ہے. اس طریقے سے اور بھی کوشچن اس سے بن سکتا ہے کہ تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے, یہ کس نے کہا تھا, کیا کہا تھا, یہ چیز آپ دیکھ لیں گے. ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ تمام چیپٹر جو میں کہکشاں کا 12 والا جو ہے انٹر والا, یہ تمام چیپٹر میں آپ کو پڑھا دوں. آپ اسے میرے ویڈیو کو سبسکرائب کرتے رہیں اور دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی جانیں اور اس کو آپ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ اگر پڑھیں گے تو آپ اچھا نمبر لائیں گے, 100 میں 100 نمبر لا کر اپنا نام روشن کریں گے اور اردو کی بھی اہمیت کو آپ بڑھائیں گے.